नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से लगातार राजीव क्वेश्चन बैंक के जो वीडियो सोल्यूशन है वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे थे। इसी क्रम में अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट लेसन के साथ बढ़ेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो आपको मिलती रहे, नए वीडियोस मिलते रहें। तो बढ़ने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़िए, देखते हैं अगला टॉपिक। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है क्लास 12th बायोलॉजी का, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि चैप्टर के नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है कि वंशागति का आणविक आधार यानी बायोलॉजिकल जो बेस है किसका, जेनेटिक्स का, वो यहां एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं और उन्हीं से पूरा शरीर उनका क्या होता है, बना हुआ होता है। क्योंकि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे जिससे कि जो जैविक प्रक्रियाएं या क्रियाएं हैं वह किसी जीव में उत्पन्न हो पाएंगी, है ना, जनरेट हो पाएगी। साथ ही साथ यहां इन्होंने कहा कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो सूचनाएं जा रही हैं उसके पीछे जिम्मेदार कौन है। तो आप यहां देखेंगे जो बायोलॉजी है उसमें यह एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए है, वही क्या करता है, सूचनाओं को एक जनरेशन से अगली जनरेशन या दूसरी जनरेशन ले जाता है। ठीक है, यानी जो सूचनाएं हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं या ट्रांसफर होती हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। तो उसके लिए जो आधार या बेस बनता है वो क्या बनता है, बायोमॉलिक्यूल्स के रूप में बनता है क्या, डीएनए या आरएनए। अब बात करेंगे दोस्तों यहां डीएनए आरएनए में क्रोमैटिड या क्रोमैटिक जालिका, क्रोमैटिन क्या होता है या क्रोमैटिन जालिका क्या होता है, उसकी यहां चर्चा करनी है। अब इसकी चर्चा क्यों दोस्तों, इस वजह से क्योंकि इसी से हम जो है यह समझ पाएंगे कि क्रोमैटिन क्या है या जिस जेनेटिक आधार बना रहा है वह क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा कि डीएनए मॉलिक्यूल हो या आरएनए मॉलिक्यूल हो, यही बेस बनाते हैं, आधार बनाते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में लक्षणों के वंशागति के लिए, कैरेक्टर्स के एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने के लिए। वह चैप्टर का नाम भी आपके रूप जो है आपने देखा कि चैप्टर का नाम भी उससे रिलेटेड था। अब वहां बात आती है, कई चीजें आप सुनते होंगे, जैसे सुनते होंगे दोस्तों डीएनए या आरएनए, सुनते होंगे क्रोमोसोम, सुनते होंगे क्रोमैटिन। ये नाम आप सुनते होंगे, साथ ही साथ एक चीज ये भी सुना होगा, जीन। ठीक है, ये जेनेटिक जो मटेरियल है उसका अलग अलग रूप है, कह दे दोस्तों फॉर्म। ठीक है, उसी में से बात आ रही है यहां क्रोमैटिन या क्रोमोसोम की। तो यहां देखिए तीसरे नंबर पे हमने आपको लिख रखा है क्या, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन सूत्र क्या है या क्रोमैटिन जालिका क्या है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय द्रव्य में सामान्य अवस्था अथवा इंटरफेज में एक विशेष प्रकार की जटिल न्यूक्लियोप्रोटीन के बने विशेष सूत्र क्रोमैटिन होते हैं। यह क्रोमैटिन सूत्र
एक दूसरे के ऊपर फैलकर एक जाल बनाते हैं। इसको क्रोमैटिन जालिका कहते हैं। क्रोमैटिन सूत्र क्या करते हैं, एक दूसरे पर उलझ जाते हैं और उलझ करके एक जाल जैसी संरचना बनाते हैं। उसी को हम नाम देते हैं क्या, क्रोमैटिन जालिका। आगे देखिए, इस शब्द का चयन फ्लेमिंग ने, किसने किया था, फ्लेमिंग साहब। आप साइंटिस्ट का नाम पहले से जानते होंगे। फ्लेमिंग ने 1879 ने किया। इसके सभी सूत्रों के सिरे अलग अलग रहते हैं तथा इनके कुछ भाग अन्य भागों की अपेक्षा गहरा रंग प्राप्त करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोक्रोमैटिन का नाम देते हैं। यानी कुछ ऐसे थ्रेड का हिस्सा होगा जो थोड़ा डेंस कलर रखेगा, गाढ़ा रंग रखे, उसी को हम नाम दे देंगे हेटेरोक्रोमैटिन। और जिसमें हल्का कलर होगा उस शेष भाग को हम नाम देते हैं क्या, यूक्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिन जो होगा दो तरह या दो भागों में बंट सकता है। पहला क्या होगा, हेटेरो, हिंदी नाम भी यही है दोस्तों, हेटेरोक्रोमैटिन। और दूसरा क्या है मेरे बच्चों, दूसरा है यू क्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन और यू क्रोमैटिन, यह देखेंगे दो आपको नाम के बेसिस पे मिल जाता है। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़िए। हेटेरोक्रोमैटिन उपापचयी रूप में तथा आनुवांशिक रूप में भी अत्यधिक शांत क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता तथा इन भागों का डीएनए से भी देर से प्राकृतिक रिप्लिकेशन होता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। कह रहा है इन क्षेत्रों में डीएनए से आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं होता। इन क्षेत्रों में हेटेरोक्रोमैटिन उपापचयी रूप में है तथा आनुवांशिक रूप में अत्यधिक शांत क्षेत्र है। किसकी बात कर रहा है? हेटेरोक्रोमैटिन की। क्या कह रहा है हेटेरोक्रोमैटिन में? कि इस क्षेत्र में डीएनए से आरएनए का, डीएनए, माफ करिएगा बच्चों, डीएनए से आरएनए, डीएनए से जो आरएनए बन रहा है, ये बनने की जो प्रकृति है इसी को नाम देते हैं क्या? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए जो कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू बन रहा है, यह बनने की प्रक्रिया भी नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती है दोस्तों? हेटेरोक्रोमैटिन में। याद रखिएगा, ठीक है। आगे दिया है यूक्रोमैटिन क्षेत्र हल्के रंग वाले होते हैं, अभिरंजित होती हैं, अधिक विसरित संरचना वाले, कम कुंडलित और अत्यधिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। यह आनुवांशिक रूप से अधिक क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। यानी यूक्रोमैटिन क्या होता है? जेनेटिकली मोर एक्टिव होता है। ठीक है, तो कुछ बातें यहां अपने दिमाग में आप सेटअप कर लीजिए।
चैप्टर में जैसा कि नाम दिया है, नाम के आधार पर आप समझ सकते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इंफॉर्मेशन को ले जाता है, उसी को यहाँ आपको चर्चा में रखनी है। उनसे बातें निकल के यहाँ बेसिक के रूप में आई हैं आपके क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है या क्रोमैटिन जालिका क्या है, उसकी यहाँ चर्चा आपसे हुई। आगे आप बढ़ते हैं तो आपको क्रोमैटिन जालिका नाम किसने दिया, नाम पता चला कि फ्लेमिंग साहब ने यह नाम दिया। आगे और बढ़ते हैं तो उसमें आपको दो भाग दिखाई देते हैं क्रोमैटिन थ्रेड में। एक जो है थोड़ा क्या होता है, गाढ़ा होता है, डेंस होता है ना, इसे कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन, जिसको कहा गया क्या, डीएनए से आरएनए भी इसमें नहीं बनता है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और यह मेटाबॉलिकली या कह दें एक्टिविटी इसकी जो है वो क्या होती है, थोड़ी सी स्लो होती है या कह दें नहीं पाई जाती। लेकिन वही जो दूसरा हिस्सा है जिसको कि हल्का होता है कलर के बेसिस पे, वो कहलाता है यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन की जो संरचना है उसमें डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन वाली प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए का क्या होता है, निर्माण होता है। तो यहां से ये बातें निकल के आई मेरे बच्चों, इसको अच्छे से दिमाग में अपने सेटअप कर लीजिए। आगे बढ़िए। बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड ध्यान से देखिए मेरे बच्चों, देखिए क्या कह रहा है। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है। देखिए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में विशिष्ट जैविक अणुओं को बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बेस में मॉलिक्यूल्स के रूप में प्रोटीन्स के अतिरिक्त न्यूक्लिक अम्ल के अणु होते हैं। आनुवंशिक की संपूर्ण कहानी इन्हीं अणुओं पर निर्भर करती है। अगर हम बात करें जैविक अणु या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल्स की, तो यहां क्या मामला है, ऐसे अणु जो कि जीवधारियों को जीवित बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं, उन्हें बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं आप, या इस तरह से कहें बायोमॉलिक्यूल्स के आपस में इंटरैक्शन से नए जीव संरचना का क्या होता है, निर्माण होता है, या कह दे जैविक प्रक्रिया का ही निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे ऐसे पदार्थ की अगर हम बात करें जो जैविक मॉलिक्यूल्स कहलाता है, तो प्रोटीन हुआ, लिपिड हुआ, फैट हुआ, ये सारी चीजें जो है बायोमॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि इनकी प्रेजेंस में ही किसी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वह इस तरह से हो पाती है कि वह लिविंग जैसा बिहेव कर पाए। बात समझ रहे हैं? तो इसे ध्यान से देखेंगे। आगे बढ़िए। क्रोमैटिन पदार्थ क्या है भाई? क्रोमैटिन पदार्थ ध्यान दीजिएगा, डीएनए पैकेजिंग जो गुणसूत्र क्रोमैटिन सूत्रों के रूप में कोशिका में रहते हैं, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है जिनमें न्यूक्लिक अम्ल विशेष डीएनए एक विशेष पदार्थ है। डीएनए पैकेजिंग की व्यवस्था के संबंध में एक अणु विचार न्यूक्लियोसोम मत है। अब न्यूक्लियोसोम मत क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखिए। न्यूक्लियोसोम मत क्या कह रहा है? कह रहे हैं प्रत्येक क्रोमैटिन सूत्र सीधा ना होकर एक दानेदार माला के समान होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम का जो थ्योरी है, न्यूक्लियोसोम जो मत है, उसके बारे में कह रहा है। ये दानेदार जो संरचना है, इसी को क्या कहने हैं? न्यूक्लियोसोम। यानी जो क्रोमैटिन है वह छोटे छोटे दानेदार संरचना से मिलकर के बनी है, और उन्हीं संरचना का नाम क्या है मेरे बच्चों? न्यूक्लियोसोम
सोम। अब ये जो न्यूक्लियोसोम है, इनकी देखेंगे इकाइयों के रूप में निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। यानी क्रोमैटिन को बनाने के लिए जिम्मेदार जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोसोम, जो एक निश्चित दूरी पे अरेंज होते हैं। आगे इनमें हिस्टोन प्रोटीन माध्यिका या कोर के रूप में तथा डीएनए इनके ऊपर कुंडल कॉइल के रूप में लिपटा रहता है। बात समझ रहे हैं? कह रहा है कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ ये जुटे रहते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन का नाम भी देख लीजिए मेरे बच्चों, यहां दिया है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? हिस्टोन प्रोटीन कुल 5 होती है। H1, H2A, H2B, H3 और H4, ये हिस्टोन प्रोटीन। क्या कहना चाह रहा है? हिस्टोन प्रोटीन का एक बीच वाला हिस्सा होता है, यही है मेरे बच्चों हिस्टोन प्रोटीन। इसी के चारों तरफ जो क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है, वो ऐसे ऐसे लपेटा हुआ होता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पे आप देखेंगे ऐसे लपेटे हुए होगा। ठीक, तो ये जो बीज, ये स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी का नाम दे रहे हैं क्या? न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? दानेदार संरचना है जो कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ क्रोमैटिन धागे को लपेटने से बनती है। ठीक है, यहां देखिए दिया है, हिस्टोन ऑक्टेट के रूप में होती है, युग्मों में होती है। इनको क्या न्यूक्लाय या न्यू बॉडी कहते हैं इन्हें। न्यूक्लाय 2 छोटे छोटे टेट्रामर इकाइयों की बनी होती है। दोनों टेट्रामर इकाइयां चपटी तथा एक दूसरे पर चिपकी होती हैं। इस अर्धबेलनाकार संरचना के चारों ओर डीएनए अणु पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपसे बताया। बीच में हिस्टोन प्रोटीन, उसके चारों तरफ क्रोमैटिन थ्रेड, वही तो डीएनए बनाता है। ठीक है, आगे बढ़िए दोस्तों, अगली स्लाइड देखिए। इसमें कह रहा है लगभग क्या है दिया है, 1/3/4 बार, लगभग 166 क्षार युग्म कुंडलित रहता है। किसमें? न्यूक्लियोसोम की बात कर रहा है। न्यूक्लियोसोम के मध्य का डीएनए सूत्र लिंकर डीएनए कहलाता है। यानी न्यूक्लियोसोम का जो मध्य वाला डीएनए है, उसी का नाम है, क्या नाम है भाई? लिंकर डीएनए। याद रखेंगे मेरे बच्चों, क्या नाम है? लिंकर डीएनए नाम। आगे दिया है, माना जाता है कि न्यूक्लियोसोम तथा लिंकर डीएनए एक बार फिर से कुंडलित रहते और इन्हें सोलेनॉइड कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है न्यूक्लियोसोम तथा लिंकर डीएनए, ये न्यूक्लियोसोम हो गया, ये लिंकर डीएनए हो गया, दोनों को कह रहा है एक बार फिर से मिल जाते हैं, है ना। और जो संरचना बनती है इस तरह, उनको क्या नाम देते हैं? सोलेनाइड्स।
नाम क्या है? सोलेनाइड। आगे देखिए, अतः इनको सोलेनाइड नमूने के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है। किसको? लिंकर डीएनए और उसके साथ, है ना। अब बात करेंगे न्यूक्लिक अम्ल की, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की, जिसके कि हम आप काफी देर से चर्चा करने का प्रयास कर रहे थे। आप जानते हैं डीएनए डबल हेलिकल मॉडल की संरचना में प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरह का शेप लियो। अब इसमें क्या है देखिएगा, न्यूक्लिक अम्लों की जो खोज है वह न्यूक्लिन नामक नाम से स्वीडन के माइसर साहब ने 1869 में की थी। किसने खोजा था? 1869 में खोजा था माइसर साहब ने, जो स्वीडन के वैज्ञानिक थे। अच्छा, इसी को उन्होंने न्यूक्लिक अम्ल बाद में कहा, और यह जो नाम, उन्होंने नहीं, अल्टमान साहब ने कहा था, है ना। इसी को उन्होंने क्या किया, नया नाम दे दिया अल्टमान साहब ने, जो न्यूक्लिक एसिड है मेरे बच्चों, उसे खोज किया था और नाम दिया क्या? न्यूक्लिन। और किसने दिया था ये? स्वीडन के एक वैज्ञानिक हैं, जिनको हम नाम देते हैं क्या? माइसर। माइसर स्वीडन वैज्ञानिक। अब यही जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने तो न्यूक्लिन कहा उसको। बाद में साइंटिस्ट आए, उनका क्या नाम था? उनका नाम था दोस्तों अल्टमैन। यही जो अल्टमैन साहब थे, इन्होंने क्या किया, इसका नाम न्यूक्लिक अम्ल दे दिया। ठीक है। यह अत्यधिक जटिल केंद्रीय संरचना है, जो दो प्रकार की होती है। डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे आप डीएनए कहते हैं। दूसरा है राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको आप आरएनए कहते हैं। डीएनए और आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता है। ये बहुलक यौगिक हैं, यानी पॉलीमर हैं, जिनमें अनेक छोटी छोटी उप इकाइयां यानी मोनोमर होती हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियोटाइड। यानी न्यूक्लियोटाइड से ही इनका क्या है? निर्माण हुआ होता है। आगे देखिए, दिया है डीएनए श्रृंखला में एकल डीऑक्सी राइबोटाइड्स तथा आरएनए श्रृंखला में राइबोटाइड्स, यानी कि डीएनए रहेगा तो डीऑक्सी राइबो और आरएनए रहेगा तो राइबो टाइड नाम देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। डीएनए है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बनता है, तो डीऑक्सी रहेगा, और आरएनए है तो राइबो बनेगा। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही है। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं मेरे बच्चों। न्यूक्लिक अम्ल काफी बड़े अणु होते हैं, इसी वजह से मोनोमर की भी चर्चा हुई। न्यूक्लियोटाइड आपको मैंने बताया जैसा कि अति लंबी श्रृंखला के रूप में अनेक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाबद्ध होने से बनता है। तो यानी डीएनए या आरएनए, डीएनए हो या आरएनए हो, इनका जो निर्माण है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, तो इनका निर्माण क्या है? हुआ है न्यूक्लियोटाइड्स।
ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? यूनिट। क्या है? यूनिट। आगे देखिए दिया है डीएनए में इन श्रृंखलाओं की संख्या 2 किंतु आरएनए में सामान्यता एक ही होती है। किसकी? न्यूक्लियोटाइड्स की। संख्या का मतलब रिपीटिंग यूनिट। प्रत्येक एक अणु डीएनए तथा आरएनए में सहस्त्रों से लेकर के लाखों न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं। मतलब एक डीएनए थ्रेड या आरएनए थ्रेड में लाखों हजारों जो है न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होते हैं पॉलीमर जो चेन संरचना है उसको बनाने के लिए। इसी वजह से इसको नाम दे सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसको? आरएनए या डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी इसी वजह से कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियोटाइड जुड़ने से ही ढेर सारी इसका निर्माण हुआ होता है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड 3 प्रकार के अणु को रखता है, मिला या मिल करके बना होता है। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना है इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती हैं। पहला है मेरे बच्चों पेंटोज शुगर। दूसरा है नाइट्रोजन बेस। तीसरा है फास्फेट ग्रुप। ये 3 चीजें जब आपस में मिलती हैं तब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। ठीक है। अब क्योंकि ये 3 संरचनाएं हैं तो इनमें से हर एक के बारे में जानना जरूरी है, तो थोड़ा और बेसिक जाकर के पढ़ेंगे। किसके बारे में? नाइट्रोजनस बेस के बारे में कि नाइट्रोजनस बेस होता क्या है, उसी को यहां दिया है। नाइट्रोजनी जो क्षारक या बेस होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरीन, दूसरा होता है पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस जो होता है, देखेंगे पहला क्या है? पहला है मेरे बच्चों प्यूरीन और दूसरा है पिरिमिडीन। इंग्लिश लिखा है तो हिंदी भी देख लीजिए। पिरिमिडीन, प्यूरीन और पिरिमिडीन। अब ध्यान दीजिएगा, जो प्यूरीन है वह एजी यानी एडेनिन और ग्वानिन, और जो पिरिमिडीन है साइटोसिल, यूरेथिल और थायमिन, इनसे मिलके बना है। यानी प्यूरीन में नाम छोटा, संख्या कम यानी छोटी, नाम बड़ा, संख्या बड़ी। आप याद रखेंगे एजी कट, एजी किस में है? प्यूरीन में है, और कट किस में है? पिरिमिडीन में है। ए फॉर एडेनिन, जी फॉर ग्वानिन, सी फॉर साइटोसिन, यू फॉर यूरेसिल और टी फॉर थायमिन। ठीक है। ये क्या है? नाइट्रोजनी समाक्षार है। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। आगे बात करेंगे, प्यूरीन क्षारक 2 बंद श्रृंखला होती है। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। पिरिमिडीन जो क्षारक होते हैं इसमें कुल 3 प्रकार के होते हैं।
साइटोसिन, थायमीन तथा यूरेसिल, जिनमें एक रिंग पाया जाता है। इसमें क्या होता है, एक रिंग पाया जाता है। इससे डीएनए में दो प्रकार के साइटोसिन तथा थायमीन ही पाए जाते हैं, जबकि आरएनए अणु में थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल होता है। यानी आरएनए में थायमीन की जगह क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं से मिलकर के क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के क्या, डीएनए संरचना। अगली स्लाइड में देखिए मेरे बच्चों, न्यूक्लियोसाइड्स तथा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की अभी चर्चा हुई है। एक अणु नाइट्रोजन क्षारक के साथ एक अणु शर्करा जुड़ने पर न्यूक्लियोसाइड बनता है। यानी क्या जुड़ेगा, एक अणु किसका हो जाए मेरे बच्चों, नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजन क्षारक, है ना, इसका एक अणु मिल जाए किससे, किससे मिलेंगे भैया, मिलेंगे शर्करा अणु। शर्करा, इन दोनों के मिलने से जो संरचना बनेगी उसका नाम ही होगा न्यूक्लियोसाइड, याद रखेंगे। और जब इन दोनों के साथ एक तीसरा अणु और मिल जाए, क्या, फास्फेट समूह, तब इन तीनों जो संरचनाएं हैं उनसे बनता क्या है, उन्हीं से बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड। इसको अच्छे से दिमाग पे अपने सेटअप कर ले मेरे बच्चों, कहीं नोट कर लें ताकि इसको आप अच्छे से समझ सकें। ठीक है, एक अणु न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फास्फेट मिलने पे मोनो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है, जैसा कि इसमें बताया भी गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने थे मेरे बच्चों लेसन के, जिसको को आप रिव्यू करना था, रिव्यू आपने किया। आगे हम बढ़ें नेक्स्ट वीडियो में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।